हाँ जी, बहुत से विद्यार्थियों की ये कॉमन गाथा है कि हम किसी विषय को बहुत अच्छा पढ़ के गए थे। परीक्षा में उससे प्रश्न भी पूछे गए थे, लेकिन हम हल नहीं कर पाए। पता नहीं कहाँ से प्रश्न पूछे गए थे, पता नहीं कैसे प्रश्न पूछे गए थे, बस ये सवाल हमारे मन में रह जाते हैं। गलत ये नहीं है कि हमने उस विषय को कम पढ़ा, अधूरा पढ़ा। गलत ये है कि हमने जो पढ़ा वो हमने गलत तरीके से पढ़ा। क्योंकि पढ़ने का सही तरीका होने की पहचान ही यही है कि हम किसी विषय को अधूरा पढ़ ही नहीं सकते। सही तरीका इतना व्यवस्थित होता है कि हम उस विषय को पूरा ही पढ़ सकते हैं, अधूरा पढ़ ही नहीं सकते। क्योंकि वो सारे तथ्य, उस विषय के जो सारे तथ्य होते हैं, सारे जो आयाम होते हैं, वो अपने आप में इतने अलाइन होते हैं, इतने संगठित होते हैं कि हम उनको छोड़ ही नहीं सकते। जैसे हमने भारत के संविधान और भारत की राज्य व्यवस्था को समझना चाहा, तो उसको समझने के लिए सबसे पहले हमने उसको 3 भागों में विभक्त किया। पहला है संविधान का भौतिक रूप, दूसरा है राज्य व्यवस्था यानी संविधान का व्यवहारिक रूप, तीसरा है आप यानी भारत का कोई भी नागरिक। अब ये जो तीनों भाग हैं, ये हमें आधार देते हैं कि हम संविधान में पढ़ना क्या चाहते हैं। जैसे भौतिक रूप से अर्थ ये है कि पुस्तक के फॉर्म में संविधान कैसा है, वो उस पुस्तक का विचार कहाँ से आया और वो बनने के बाद वो कैसी है, वो पूरी जर्नी जो है वो हम यहाँ से समझेंगे। उसके बाद आप यानी भारत के किसी नागरिक के लिए संविधान में क्या है, वो संविधान हमारे लिए क्यों है और कैसे है, वो हमारे जीवन में किस तरीके से जीवंत है, वो हम यहाँ से समझेंगे। फिर जो तीसरा है वो है राज्य व्यवस्था, यानी इन दोनों को जोड़ने वाली जो बीच में है, यानी संविधान का व्यवहारिक रूप। इस संविधान को हमारे जीवन में जो लेके आता है, उस व्यवस्था को हम यहाँ से समझेंगे। उसके बाद जो दूसरा स्तर है, पहले स्तर के बाद यानी इन तीनों भागों को हम इनके अध्याय के रूप में एक विस्तृत रूप में देखेंगे। वो है जैसे पहला है भारत के संविधान का भौतिक रूप। तो भौतिक रूप में हमने कहा कि पुस्तक के फॉर्म में संविधान कैसा है। अब ये इतना आपस में ये सारी चीजें इतने अलाइन है कि हम इसको छोड़ ही नहीं सकते। जैसे सबसे पहला है कि आखिर उस संविधान का विचार आया कहाँ से उसका विचार आया संविधान का, वो अवधारणा में जानेंगे। फिर भारत को उसकी आवश्यकता क्यों महसूस हुई, उसको हमने इसमें समझा। उसके बाद जब किसी चीज की हमें आवश्यकता महसूस हुई, तो फिर वो हमने बनाया भी होगा। वो बनाया कैसे, उसकी प्रक्रिया क्या रही होगी, वो पूरी प्रक्रिया को उस प्रक्रिया के अलग अलग भाग के हिसाब से, जिस हिसाब से हम उसको समझ सकते हैं, उसको हमने अलग अलग भागों में विभक्त करके यहाँ से समझा। उसके बाद जब किसी चीज को बना दिया, तो बनाने के बाद वो चीज कैसी है, यानी उसका प्रारूप कैसा है, जो संविधान हमने बनाया उसका प्रारूप कैसा है, उसको हमने एक व्यवस्थित तरीके से अलग अलग भागों में विभक्त किया है। जो चीज एक दूसरे से किसी न किसी माध्यम से, एक आधार से वो अलग है, यानी प्रस्तावना, मूल संविधान, संवैधानिक संशोधन और विशेषताएं, उसको हमने जाना। उसके बाद जो दूसरा हमने बात की थी, वो बात की थी कि आखिर हमारे लिए संविधान में क्या है, आपके लिए संविधान क्यों है, तो हमारे लिए संविधान में क्या है वो हम यहाँ से समझेंगे। यानी वो सारे अध्याय जो किसी भारत के नागरिक से डायरेक्टली संबंधित हैं, यानी नागरिकता, मौलिक अधिकार, विशेष अधिकार। उसके बाद जब आप हैं तो आपसे देश है और देश से आप हैं, तो संघ और इसका राज्य क्षेत्र। उसके बाद मूल कर्तव्य। उसके बाद मताधिकार। जब हम मताधिकार को समझेंगे तो मताधिकार से ही हम सीधा पहुंच पाएंगे निर्वाचन व्यवस्था पर। फिर निर्वाचन व्यवस्था जो है वो कनेक्ट करेगी हमें सीधा राजनीतिक दलों से, दबाव समूह से। जो निर्वाचन व्यवस्था है वो हमें सीधा लेके जाएगी कहां पर, निर्वाचन आयोग। यानी जो तीसरा है, तीसरा क्या था हमने बताया था, इसका व्यवहारिक रूप, यानी संविधान का व्यवहारिक रूप। तो व्यवहारिक रूप यानी राज्य व्यवस्था। अब राज्य व्यवस्था को आप एक चित्र से ही समझ सकते हैं। ये जो पिक्चर है, इस पिक्चर में जो भी आयाम है, जो भी तथ्य यहाँ पर लिखे हुए हैं, वो इस तरीके से एक दूसरे से अलाइन है कि आप उस चीज को छोड़ नहीं सकते, आप भूल नहीं सकते उसको। जैसे व्यवहारिक रूप में जो यहाँ पर ये लिखी हुई है, ये सारी क्या है, इसकी शक्तियां हैं। यानी भारतीय राज्य व्यवस्था की जो शक्तियां हैं, जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, ये लोकतांत्रिक है, ये इसकी बाजू के साथ अटैच है। यानी लोकतांत्रिक है, गणराज्य है, संवैधानिक सर्वोच्चता है। उसके बाद हमने इसको इस तरीके से डिजाइन किया है कि राज्य व्यवस्था के 3 अंग होते हैं। पहला जो सबसे प्रमुख है वो है संसद। दूसरा जो है वो क्या है,
न्यायपालिका, और तीसरा जो है वो क्या है, निकाय है। यानी इन तीनों अंगों से मिलकर भारत की राज्य व्यवस्था बनती है। फिर इस राज्य व्यवस्था को जब आप थोड़ा समझेंगे आगे, तो उसके बाद यहां से आप इसको सीधा कनेक्ट करेंगे। यानी ये आप यहां से सीधा कनेक्ट होते हैं किससे, राज्य व्यवस्था से, यानी मताधिकार से। आप कहां से, संसद से, या जो राज्य की आपकी सरकार है वहां से, या जो स्टेट या एक पंचायत से लेकर वहां तक आप यहाँ से अपने मताधिकार से इससे कनेक्ट होते हैं। यानी एक तरफ से आप इस तरीके से कनेक्ट होते हैं, और दूसरे तरीके से जो हमारी संसद है या कार्यपालिका है वो हमारे लिए जो नियम कानून या योजनाएं जो बनाती है वो दूसरे तरीके से हमारे से आती है यहाँ तक। हम दूसरे तरीके से यहाँ से कनेक्ट हैं, दो तरीके से कनेक्ट हैं। अब इस चीज को जब समझना चाहेंगे तो हम यहाँ से समझ पाएंगे कि यहाँ पर न्यायपालिका का फिर महत्वपूर्ण मतलब क्यों हो जाता है। न्यायपालिका एक अंग है, इसका कारण क्या है वो हम यहाँ से समझ पाएंगे। यानी इन दोनों के बीच में महान्यायवादी को यहाँ लिखा हुआ है, उसको आप भूल नहीं सकते, क्योंकि महान्यायवादी का काम क्या है, महान्यायवादी का काम यह है, महान्यायवादी एक संवैधानिक निकाय है। इसका काम क्या है, वो न्यायपालिका और संसद के बीच में एक कड़ी का काम करता है। मतलब आपको पता है संसद में जो मंत्री हैं वो इतने पढ़े लिखे नहीं है जितने की न्यायपालिका में। यानी न्यायपालिका की सख्ती से संसद को बचाती है महान्यायवादी, क्योंकि महान्यायवादी जो है वो एक सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के बराबर क्षमता वाला होता है। मतलब उसकी जो ज्ञान जो होता है वो उस तरीके से, इसी चीज से आप यहाँ नीति की निर्देशक तत्व जो है वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। इससे आप समझ पाएंगे कि नीति के निर्देशक तत्व संविधान में क्यों लिखे गए हैं, क्योंकि यहाँ इस शब्द से ही आप समझ पाएंगे कि जब यहाँ पर संसद में या राज्य की सरकार में जब नीतियां बनेंगी, तो वो नीतियां जब बनेंगी तो उनका आधार संविधान में लिखे हुए जो निदेशक तत्व हैं वो होंगे। यानी उन निदेशक तत्वों के अनुसार उसको देख के वो आगे की नीति जो है वो बनाएंगी। इस तरीके से फिर कार्यपालिका, अब आगे जब आप देखेंगे तो आप हर चीज को देख पाएंगे, केंद्र और राज्य संबंध। यानी ये केंद्र सरकार है, यहाँ नीचे से राज्य सरकार शुरू है, तो इन दोनों के बीच में जो एक कड़ी है वो होती है केंद्र राज्य संबंध। उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है वो सारे हम यहाँ पर समझेंगे। इसी तरीके से अब यहाँ आप खुद देख के समझ पाएंगे कि ये राज्य सरकार है, ठीक है। फिर ये दोनों क्या है, ये है केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। अब केंद्र शासित प्रदेश के भी दो हमने अलग अलग किया है। पहला वो है जो दिल्ली जम्मू कश्मीर, यहाँ पर केंद्र शासित भी है और स्टेट की अपनी गवर्नमेंट भी होती है, वो है। ये वो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं जो सीधा केंद्र से यानी संसद से चलते हैं। यहाँ पर आप लिखेंगे क्या, हम आगे डिजाइन करेंगे, वो है जो सीधा राष्ट्रपति से, यानी पूरे देश में जो अन्य जो पिछड़ा वर्ग है या जनजातियां हैं, जनजातीय वाले जो क्षेत्र होते हैं वो इसमें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। उसके बाद जो सबसे निचला स्तर हमारा होता है, हमने कहा यहाँ पर त्रिस्तरीय होती है, 3 स्तरीय होती है हमारे पास। तो तीसरा जो सत्र होता है वो क्या होता है, यानी एक तरफ हम देखें तो म्युनिसिपैलिटीज होती हैं, ठीक है। मतलब नगर निगम, नगर पालिका, ठीक है, वो होती है। एक तरफ हमारे पास गांव में ग्राम पंचायत होती है, तो ग्राम पंचायत के अलग अलग सत्र हैं, ठीक है। यानी सबसे नीचे ग्राम पंचायत होती है, फिर ब्लॉक समिति होती है ब्लॉक के लेवल पर, फिर जिला परिषद होती है। तो इस तरीके से हम इसको समझेंगे। निर्वाचन आयोग को भी हमने दो जगह, यहाँ पर ये जो निर्वाचन आयोग है ये केंद्र का है, ठीक है, जो केंद्र सरकार यानी हमारी लोकसभा के इलेक्शन करवाता है, और जो राज्य की जो विधानसभाएं हैं उनका इलेक्शन जो है वो यहाँ से करवाता है। ये है राज्य का, यानी जो तीसरे स्तर का यानी पंचायत का और म्युनिसिपैलिटीज का जो इलेक्शन देखता है वो ये है। उसके बाद न्यायपालिका जो है, ये न्यायपालिका, इसके भी अपने अपने अलग अलग सत्र हैं। सबसे ऊपर है उच्चतम न्यायालय, फिर उच्च न्यायालय, फिर अधीनस्थ न्यायालय, जो भी न्यायालय है। तो इन चीजों को जब आप इस तरीके से इतनी व्यवस्थित तरीके से आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आप किसी चीज को परीक्षा में छूट ही नहीं सकता, आप भूल ही नहीं सकते। तो अगर आप समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं किसी भी विषय को, तो आप आ सकते हैं स्वाध्याय पाठशाला पर। थैंक यू।